जैसे जैसे एज बढ़ती है उनमें हर्निया के चांसेस बढ़ते जाते हैं, वीकनेस से जो है इंग्वाइनल हर्निया बाहर आते हैं। या फिर आपकी पुरानी सर्जरी हुई है, कोई पहले कट लगा है तो उसमें क्योंकि नर्व कट जाती है वहाँ पे, तो उस स्कार से भी हर्निया बाहर आ जाता है। या फिर वीकनेस है, कोई आपके कोई वैसी वीकनेस है तो उसमें भी आ सकता है। पहली स्टेज में छोटा सा हर्निया निकलता है, छोटा साइज होता है उसका। सेकंड टू, और वो लेटने पे अपने आप अंदर चला जाता है, खड़े होने पे बाहर आ जाता है, लेटने पे अंदर चला जाता है। दूसरी में वो साइज उसका बढ़ जाता है। जो आपने प्रेगनेंसी की बात करी कि सिजेरियन के बाद में हर्निया हो जाते हैं, वो अभी तो एक मिथ है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले मिड लाइन इंसिजन से सिजेरियन करते थे, उसमें हर्निया के चांसेस होते थे। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको पेन का थ्रेशोल्ड कैसा रहता है आपका, और पेन की इंटेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई स्टिच में प्रॉब्लम है या कुछ है। या फिर आपको फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद में स्वेलिंग हो जाती है, तो प्रेगनेंसी में जो हमारी रेक्टस मसल, जिसको हम ये जो हमारी रेक्टस मसल होती है, इसमें दोनों मसल अपार्ट हो जाती हैं और उसमें से जो है अंदर का ऑर्गन बाहर निकलता है, जिसको डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी वीकनेस हो जाए तो उसमें से इंटरनल ऑर्गन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर लंप बन जाएगा, तो उसको हर्निया कहते हैं। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में कि आखिर ये प्रॉब्लम है क्या है, इसके लक्षण क्या है और ये बीमारी किससे हो सकती है। इस टॉपिक के बारे में जानना हम सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू। वो सीके बिरला हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही बताइए कि हर्निया होता क्या एग्जैक्टली, बॉडी में दिखता कैसा है? हर्निया एक्चुअल में दिस इज प्रोट्रूजन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर कैविटी। अगर आसान भाषा में बोलें तो एक स्वेलिंग है जो कि अंदर के ऑर्गन एक कैविटी से दूसरे कैविटी में बाहर आ जाते हैं। तो ये क्यों हो जाता है हर्निया किसी भी इंसान को? बेसिकली इसके दो कारण हैं। एक तो है कि जैसे कोई होल बन गया एब्डोमिनल कैविटी में, मसल यहाँ पे होती हैं हमारी। पहले ये समझें कि हमारी जो लेयर है पेट की, वो 5-6 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर स्किन है, फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके नीचे शीथ होती है, उसके बीच में मसल होती है, फिर पोस्टीरियर शीथ होती है और फिर पेरिटोनियम होती है। तो ये 6-7 लेयर होती हैं। अगर इनमें वीकनेस आ जाए, अगर ये वीक हो जाएंगी तो ये गैप कर जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद में स्वेलिंग हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में जो हमारी रेक्टस मसल, जिसको हम ये जो हमारी रेक्टस मसल होती है, इसमें दोनों मसल अपार्ट हो जाती हैं और उसमें से जो है अंदर का ऑर्गन बाहर निकलता है, जिसको डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी वीकनेस हो जाए तो उसमें से इंटरनल ऑर्गन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर लंप बन जाएगा, तो उसको हर्निया कहते हैं। दूसरा, अगर हम अंदर से स्ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि आपका पेट के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, वो आपकी क्रॉनिक कफ से हो सकता है। आप खांसी करते हैं, खांसी ठीक नहीं है आपकी, चेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा, डायफ्राम से फिर आपका एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ेगा, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या स्पेसिफिक किसी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स में हो सकता है कि एक ही जगह होता है? ये आपके एब्डोमेन में कहीं भी हो सकता है। तो जो एक्सटर्नल हर्निया होते हैं उनमें सबसे कॉमन इंग्वाइनल हर्निया है, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। इंग्वाइनल हर्निया जो है हमारे ग्रॉइन एरिया में नीचे थाई के ऊपर की तरफ होता है। मेल्स में ज्यादा कॉमन है, फीमेल्स में भी होता है। फिर अम्बलाइकस के थ्रू आ जाता है तो उसको हम अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। जैसे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें जो कॉर्ड होता है, तो कॉर्ड से भी अम्बलाइकल हर्निया हो जाता है, तो वो अम्बलाइकल हर्निया है। ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी के बाद में अम्बलाइकस पेशेंट्स की बाहर आ जाती है, तो ये अम्बलाइकल हर्निया है। इसके ऊपर होगा तो उसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं। फिर अगर आपका कोई पहले स्कार है, पहले कोई सर्जरी हो, उसके थ्रू बाहर आता है तो उसको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। अगर साइड से आता है तो उसको लंबर हर्निया कहते हैं। तो अलग अलग नाम होते हैं। ये सारे एक्सटर्नल हर्निया है। अंदर अगर आपका जो चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम है वो वीक है, तो उसमें से आपका स्टमक चेस्ट में जाता है, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। तो इसी तरह फीमेल्स में फीमोरल हर्निया भी होते हैं, स्पीजियन हर्निया भी होते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर है अलग अलग हर्निया की, सारे ही एब्डोमेन के आसपास होते हैं। तो ये हर्निया के सब अलग अलग टाइप्स हैं, तो इतने तरह के हर्निया हो सकते हैं। तो कौन से फिर वो लोग होते हैं जो हर्निया होने के सबसे ज्यादा रिस्क पर होते हैं? जैसे हमने बात करी कि पहला कारण होता है कि आपकी मसल वीकनेस, वो किस में हो सकती है? ओल्ड एज में। जैसे जैसे एज बढ़ती है उनमें हर्निया के चांसेस बढ़ते जाते हैं, वीकनेस से जो है इंग्वाइनल हर्निया बाहर आते हैं। या फिर आपकी पुरानी सर्जरी हुई है, कोई पहले कट लगा है, तो उसमें क्योंकि नर्व कट जाती है वहाँ पे, तो उस स्कार से भी हर्निया बाहर आ जाता है।
या फिर वीकनेस है, कोई आपके कोई वैसे ही वीकनेस है तो उसमें भी आ सकता है। दूसरा कारण मैंने बताया कि जैसे स्ट्रेनिंग है, अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है, वो किन में हो सकता है? जिनको कफ है उसमें हो सकता है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन पे जोर लगा रहे हैं, स्ट्रेन कर रहे हैं, उनमें हो सकता है, और या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो कॉन्स्टिपेशन के लिए मोशन पास करने के लिए जोर लगाते हैं तो उनमें हर्निया हो सकता है। और इम्पॉर्टेंट जो है, ऐसे लोग जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनमें जोर लगाएंगे, अंदर से प्रेशर बढ़ेगा, या फिर वेट लिफ्टर्स होते हैं, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उसमें हर्निया होने के चांसेस है। जैसे आपने नीरज चोपड़ा जी की बात करी, वैसे ही अभी मैंने 2 दिन पहले एक फुटबॉलर को देखा है, तो उसका भी मैंने हर्निया भी मेरा प्लान किया हुआ वो करना है। एक आईपीएल प्लेयर को मैंने देखा है, उसको भी हर्निया है। तो स्पोर्ट्स में जितने ज़्यादा जोर लगते हैं तो उसमें जो है हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है तो आप बेल्ट बांध के रखिए, स्क्रोटल सपोर्ट बांध के रखिए, एब्डोमेन को बाहर से फिक्स करके रखिए। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो उनको बेल्ट बांध के ही प्रेशर लगाना चाहिए, ताकि उनको हर्निया ना हो। तो क्या हर्निया डॉक्टर बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है अगर एक बार हो गया तो? हाँ, इसमें अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वेलिंग आती है, आपको स्वेलिंग दिखती है, लंप दिखता है एब्डोमेन में, कहीं भी छोटा होता है, पहले धीरे धीरे बड़ा होता है। 4 स्टेजेस इसकी होती हैं। पहली स्टेज में छोटा सा हर्निया निकलता है, छोटा साइज होता है उसका। सेकंड 2, और वो लेटने पे अपने आप अंदर चला जाता है, खड़े होने पे बाहर आ जाता है, लेटने पे अंदर चला जाता है। दूसरी में वो साइज उसका बढ़ जाता है। तीसरी में कई बार क्या है कि उसमें एक ओमेंटम होता है और एक फूड पाइप का पार्ट, जो हम जीआई ट्रैक की बात करते हैं, तो इंटेस्टाइनल बावल लूप्स होते हैं, वो भी बाहर आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेज तब होती है जब वो बावल लूप बाहर आ जाते हैं और आपका मोशन का रास्ता रुक जाता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। आपको वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है उसमें, और अनइजीनेस हो जाती है, आप मोशन नहीं पास कर सकते, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो क्योंकि वो जो आपकी फूड पाइप उसके अंदर आके रुक जाती है, वो एक इमरजेंसी बन जाती है। स्टेज 4 में वो जो फूड पाइप है उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जिसको हम गैंग्रीन कहते हैं। तो उसमें इतना सीवियर पेन होता है कि आपको इमरजेंसी में जाके सेकंड और थर्ड में जाके ऑपरेट कराना पड़ता है। तो कोशिश यही रहे कि आपकी स्टेज 1 और स्टेज 2 में ही ऑपरेट हो जाए, ताकि आपकी 3 और 4 में ना जाए और आपको सीवियर पेन, क्योंकि सीवियर पेन होगा, आपको फीवर होगा, पेन होगा, आपके काउंट्स बढ़ जाएंगे, अनइजीनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, जो सेप्टिसीमिया है, सेप्टिसीमिया में फिर आपके किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, लिवर पे फर्क पड़ता है, तो वो एक एडवांस इमरजेंसी स्टेट हो जाती है। ठीक है, तो आपने जैसे हमें सिम्टम्स के बारे में बताया कि बॉडी में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो हर्निया क्या है, जब हमें एकदम बाहर से दिखने लगे तभी जाकर के डॉक्टर से मिलना चाहिए, या कुछ और ऐसे साइंस हमारी बॉडी दे रही होती है कि नहीं आप समझो कि ये हर्निया का ही साइन है? कई पेशेंट आते हैं कि मेरे को स्वेलिंग फील हो रही है, है ना, किसी भी बॉडी पार्ट में, लेकिन आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, तो पेशेंट कहता है कि जब मैं खांसी करता हूँ तब स्वेलिंग आती है, वैसे नहीं आती। ये बहुत ही इनिशियल स्टेज है, तो हम उस इनिशियल स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो स्वेलिंग दिखने से पहले भी उसको कफ इंपल्स बोलते हैं। तो स्वेलिंग दिखने से पहले भी अगर खांसी करने पे कुछ भी आपको स्वेलिंग कहीं पे फील हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, आप चेक करवाइए, वो एक हर्निया हो सकता है। और अगर इसी स्टेज पे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं तो फिर आगे एडवांस्ड जो आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है वो नहीं होगा। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर डिटेक्ट हो जाता है हर्निया तो वो ट्रीटेबल होता है? तो वो इजीली ट्रीटेबल होता है। ट्रीटेबल सारे होते हैं, लेकिन उसमें इजीली ट्रीटेबल होता है, उसको अच्छे से रोबोटिक तरीके से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर कोई स्टेज 3 या 4 में आ रहा है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस होता है? स्टेज 3 को भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, सिर्फ हर्निया रिपेयर और मैश लगा करके। लेकिन स्टेज 4 में अगर फूड पाइप अगर गैंग्रीन हो जाती है तो हमें फूड पाइप को कट करके दोबारा जोड़ना पड़ता है। वो एक बड़ी सर्जरी हो जाती है, तो उसमें फिर रिस्क भी उतना बढ़ जाता है। ओके, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हर्निया, मतलब किसी को अगर बता अच्छा हर्निया है तो ठीक है वो तो हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस होती है हर्निया, और हमारी बाकी बॉडी ऑर्गन्स को ये कैसे इम्पैक्ट करती है, थोड़ा सा वो भी बताइए। देखो, सीरियस अगर स्टेज बढ़ जाएगी, आपकी स्ट्रैंगुलेशन, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो फिर बाकी सारे ऑर्गन को, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया माने तो आपके ब्लड में इन्फेक्शन चला गया, तो एक बार ब्लड में इन्फेक्शन हो गया तो वो सारे ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा, आपके लंग्स को भी करेगा, आपकी किडनी को भी करेगा, लिवर को भी करेगा, हार्ट को भी करेगा। ठीक है, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं, फिर आईसीयू एडमिशन के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए उससे पहले हमें उसको फिक्स करना होता है। 2 बातें बोली जाती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं डिलीवरी के बाद, स्पेशली अगर उनका सिजेरियन हुआ है तो उसके बाद उनमें हर्निया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं जो एकदम पैदा ही हुए हैं उनमें भी हर्निया के केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस बात में सच्चाई है?
जो आपने प्रेगनेंसी की बात करी कि सिजेरियन के बाद में हर्निया हो जाते हैं, वो अभी तो एक मिथ है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले मिड लाइन इंसिजन से सिजेरियन करते थे, उसमें हर्निया के चांसेस होते थे। आजकल फेनेंस्ट्रियल इंसिजन होता है जो कि बिल्कुल आपका, जिसको पेंटी इंसिजन कहते हैं, तो नीचे इंसिजन होता है, ट्रांसवर्स इंसिजन होता है, तो उसमें हर्निया के चांसेस नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि 9 मंथ्स तक आपका बॉडी का एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, तो अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आपके रेक्टस मसल जो होती हैं वो अपार्ट हो जाती है, उसमें स्पेस बन जाता है, जिसको हम डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई कहते हैं। यस, प्रेगनेंसी के बाद में वो बहुत कॉमन है आजकल पेशेंट्स में। बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका डाइवेरिकेशन होता है, उसको भी हम अच्छे से रोबोटिक तरीके से रिपेयर कर जाते हैं, तो बिल्कुल एब्डोमेन फ्लैट हो जाता है उसमें भी। दूसरी बात, जो आपने बच्चों की बात कही, तो जैसे हमने बात करी थी कि कोई भी वीकेस्ट पॉइंट जो होता है, एक स्पॉट होता है, वीकेस्ट स्पॉट है, वहां से हर्निया बाहर निकलेगा। तो बेबी जो होता है, इंट्रा यूट्राइन बेबी जिसको कहते हैं, जो अभी यूट्रस के अंदर है, बॉम्ब के अंदर है बच्चा, तो उसमें अम्बलाइकस के थ्रू वो अपनी मदर से जुड़ा हुआ होता है, जिसको अम्बिलिकल कोड कहते हैं। तो वहीं से सारा खाना पीना, उसका सारा ब्लड सप्लाई वहीं से ही होता है। वो एक भगवान ने उसको एक रास्ता दिया हुआ है, इसलिए वो वीक होता है, क्योंकि वहीं से सारा उसका खाना पीना जाता है। वो एक गेट होता है उसका अपना, तो वो एक वीकेस्ट पॉइंट होता है। बच्चा जन्म लेता है तो हम उस कॉर्ड को काट देते हैं, ताकि उसका कनेक्शन मदर से कट जाता है, तो अपना फीड लेना शुरू कर देता है। अब वो जो वीकेस्ट स्पॉट होता है, तो वो कई बार अम्बलाइकस खुला रहता है, उसमें से प्रोट्रूशन रहता है, वो नॉर्मली बच्चों में होता है। तो ये जो माना जाता है कि 2 महीने बाद ये अपने आप क्लोज हो जाता है। अच्छा, अगर 2 महीने बाद ये क्लोज नहीं होता, फिर हमें इसको रिपेयर करना पड़ता है। किसी भी कारणवश वो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाता, तो उसको फिर ओम्फेलोसील भी कहते हैं, बच्चों का नियोनेटल अम्बिलिकल हर्निया भी कहते हैं, तो उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो हर्निया का जो ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे होता है? को हमारे पास 3 स्टेजेस में आपसे बात करूंगा कि 91 जो था, उससे पहले नॉर्मल जैसे कोई होल है, ये एक तरह का होल होता है, तो उसको सूचर से उसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर दिया तो हो गया। लेकिन इससे दोबारा होने के चांसेस बढ़ते थे। तो 1991 में मैश नाम की एक बायोलॉजिकल चीज़ आई, जिसको जाली कहते हैं। तो वो जाली से ओपन तरीके से उसको कट करके और सूचर करके फिर उसको मैश लगा के उसका रिपेयर, जिसको मैश प्लास्टी कहते हैं, वो करना शुरू किया। उसके बाद में लेप्रोस्कोपिक टेक्निक आई। कट करने की बजाय 3 या 4 होल्स के द्वारा ही उसको हम सर्जरी करते थे। कट करने की जरूरत नहीं थी, उसकी स्ट्रेंथनिंग भी अच्छी होती थी और रिपेयर भी उसका अच्छा होता था। और अब जो है पिछले 10 सालों से हम रोबोटिक तरीके से इसको कर रहे हैं। तो रोबोटिक, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन बहुत होता है, हम डेप्थ तक जा सकते हैं इसमें। और जब हम रिपेयर करते हैं, हर्निया रिपेयर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपका वीकनेस है, जो भी उसमें स्पेस है, उसको हम टांके लगा करके उसको सूचर करें। ठीक है, नंबर 1। इसको फिर टिश्यू को स्ट्रेंथन करने के लिए हम इसमें मैश भी लगा देते हैं। अच्छा। जैसे ओपन तरीके से मैश लगाते थे, इसमें रोबोटिकली हम मैश लगाते हैं, अंदर से मैश लगाते हैं। तो ओपन में बाहर से मैश लगाते थे, अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो दोबारा होने के चांसेस होंगे। जब मैश अंदर से लगेगी, तो आप कोई भी चीज देखें ना कि ये होल है, यहाँ पे आपने कोई चीज रखी, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो ये बाहर नहीं जाएगा, अगर ये बाहर है तो ये बाहर जाएगा। तो इसलिए जो रोबोटिक टेक्निक है, एक तो अंदर से लगा रहे हैं, दूसरा मैग्निफिकेशन ज़्यादा है, डेप्थ परसेप्शन हमें अच्छा होता है, और जो हम सूचरिंग करते हैं वो भी बड़ी स्ट्रांग होती है। रोबोटिक और लेप्रोस्कोपी में अगर देखें तो रोबोटिक की जो सूचरिंग है वो बेस्ट होती है, दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और टिश्यू का जो डेप्थ परसेप्शन होता है बड़ा अच्छा होता है, टिश्यू का डैमेज बहुत कम होता है। तो रोबोटिक में यह है कि पेन पेशेंट को ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, बहुत कम पेन होता है, पेन किलर भी नहीं देते, ज़्यादा एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि टिश्यू को हमने डैमेज नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। तो इसलिए जो आज के टाइम में है वो रोबोटिक असिस्टेड जो हर्निया रिपेयर है वो बेस्ट टेक्निक है, जिससे आप 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक होकर अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होती हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनमें भी ट्रीटमेंट सेम होता है अगर किसी अडल्ट में हो रहे हैं तो? यस, जो बेबी का ट्रीटमेंट होता है वो ओपन टेक्निक से ही करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जन करते हैं। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी का डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई है या उनका जो भी हर्निया होता है, वो भी हम रोबोटिक तरीके से ही उसको करते हैं, और बहुत अच्छे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इसमें हमें मिलते हैं। बिल्कुल यहाँ से फ्लैट हो जाता है और पेशेंट को कोई पेन नहीं है, बड़ी फास्ट रिकवरी होती है। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है कि हर्निया की सर्जरी के बाद उनकी रिकवरी अच्छे से हो, जल्दी हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए उसके बाद? हाँ, इसमें हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि वो सर्जरी के बाद में एक बाइंडर, एब्डोमिनल बाइंडर बांध के रखें 2 से 3 महीने तक, ताकि हमने अंदर से सपोर्ट किया है, बाहर से उसको सपोर्ट रहेगा, तो
उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इवन जो कंटूर होता है एब्डोमेन का वो भी अच्छा हो जाता है अगर आप बाहर से उसको बाइंडर बांध के रखते हो। तो ये चीज़ें करनी जरूरी होती हैं। नहीं करनी, वेट नहीं उठाना, ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना 2 महीने तक आपको, वेट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है फर्स्ट 2 महीने। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो तो कोशिश करो कि 1 महीने तक आपको स्पोर्ट्स ना खेलें। आपको कफ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कफ हो रहा है तो आप कफ की मेडिसिन लेते रहें, क्योंकि कफ होगा तो प्रेशर बढ़ेगा तो उस पर जोर पड़ेगा। आपको मोशन पे स्ट्रेन नहीं करना है। कॉन्स्टिपेशन है, लिक्विड ज़्यादा लें, फाइबर डाइट अच्छी लें या फिर कोई लेग्जेटिव लें जिससे आपको पेट में जोर ना पड़े। अगर यूरिन पे स्ट्रेन कर रहे हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, उसको फिक्स करो। और या फिर जो भी उसके लिए आप कर सकते हो, यूरिन पे स्ट्रेन आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स हैं सर्जरी के बाद में, जिससे आपकी सर्जरी और इफेक्टिव और सक्सेसफुल हो जाती है। तो फिर वो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से हर्निया की सर्जरी होने के बाद भी फिर से रिलैप्स होकर के दोबारा हर्निया हो जाता है? वैसे तो आजकल जो हम रोबोटिक तरीके से करते हैं उसमें रिलैप्स नहीं होते हैं, बिल्कुल भी रिलैप्स नहीं होता उसमें, क्योंकि मैश जो है हम लेयर्स के बीच में डालते हैं, 2 लेयर्स के बीच में डालते हैं, तो उससे अंदर भी कोई इशू नहीं आता और बाहर भी कोई इशू नहीं आता। एक सप्लीमेंट करने के लिए हमारे डूज एंड डोंट्स रहते हैं, ताकि पेशेंट को अगर जैसे कफ रहेगा तो ऑपरेटिव साइड पे जितना प्रेशर पड़ेगा उससे पेशेंट को पेन बार बार होगा, है ना। तो उस पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमें देखनी है कि उसकी अच्छी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर कॉन्स्टिपेशन है उससे भी आपको पेशेंट को पेन होगा, अगर यूरिन पे है तो उससे भी पेन होगा। तो जैसे अब ओबीज पेशेंट कोई है जिसका फैट ज़्यादा है तो उसमें जैसे आप खांसी करोगे पेट हिलता है, फैट हिलता है तो पेन होता है, क्योंकि अंदर स्टिचेस हैं। अगर हम उसको फिक्स कर देते हैं तो पेशेंट को पेन ही नहीं होता। बिल्कुल। तो आई थिंक सेशन में हमने हर्निया पर बात तो कर ली। हम चाहते हैं कि बस जाते जाते आप ये चीज़ बता दें कि किसी की भी हर्निया की सर्जरी अगर हुई है तो उसके बाद वो कौन से कॉम्प्लिकेशंस अपने आप में देखें या कौन से साइंस देखें जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए सर्जरी के तुरंत बाद में ही। अगर आपकी सर्जरी हुई है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपको पेन का थ्रेशोल्ड कैसा रहता है आपका, और पेन की इंटेंसिटी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर आपकी पेन की इंटेंसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कोई स्टिच में प्रॉब्लम है या कुछ है, या फिर आपको फीवर आ रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर ये 2-3 चीजें आपको हैं, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, नॉर्मली किसी भी सर्जरी माना जाता है कि देयर शुड नॉट बी एनी स्मॉल डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रिकवरी। जो नॉर्मल रिकवरी होनी चाहिए, जो हम कहते हैं कि पहले वीक में बड़ी अच्छे से रिकवर हो जाती है, उससे थोड़ा सा भी डिविएशन अगर आपको हो रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और एग्जैक्टली फिर कितने दिन में हर्निया की सर्जरी से रिकवरी हो जाती है, इंसान हील हो जाता है, और जो स्टिचेस वगैरह लगे हैं या जो कट्स वगैरह लगे हैं वो ठीक हो जाते हैं? जो रोबोटिक में है उसमें हम कोई स्टिचेस नहीं लगाते हैं। उसमें एक स्टेरी स्ट्रिप्स होता है, 3 जगह पे छोटे छोटे होल होते हैं 8-8 mm के, 1 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब पेन से भी कम होते हैं, उसमें स्टेरी स्ट्रिप्स होते हैं, तो कोई स्टिच तो नहीं होता है। और रिकवरी अगर पेशेंट का चलना फिरना वो डिपेंड करता है पेशेंट पे। किसी पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, पेशेंट की ओबेसिटी पे। कोई अगर ज़्यादा ओबीस पेशेंट है तो उसको पेन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसकी उतनी वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है। नॉर्मली माना जाता है कि पेशेंट 3rd-4th डे अपना नॉर्मल रेगुलर जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। तो आई थिंक डॉक्टर इस सेशन में हमने हर्निया पर काफ़ी अच्छी खासी बातचीत कर ली। आपने सिम्टम्स से लेकर के कौन से लोग इसके रिस्क पर हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हर्निया पर आपने इतनी अच्छी चीज़ें जो हमें बताई हैं उसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए, एंड थैंक यू। मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।